टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस। तो उसके अंदर इससे नेक्स्ट स्टेप होता है सेम। सेम क्या होता है? स्ट्रक्चरल इक्वेशनल मॉडलिंग। दिस इज नथिंग बट रिग्रेशन। सेम क्या होता है? बेसिकली नथिंग बट रिग्रेशन, राइट? तो लेट मी टेक यू टू दिस मॉडल, ये वाला. Let's say this is the model that we want to test. This is a very simple model, very simple model. यहाँ पर this satisfaction with life scale, this is one construct. Second construct is family satisfaction. Third construct is perceived organizational support. Yesterday I shown you that these all have their statements. Satisfaction with life scale, it has its own statements. Family satisfaction, it has its own statement, and perceived organizational support has its own. Let me tell you this thing like this. These are the questions. मैंने अभी आपको जब बताया था. Let me take a new worksheet as well. Okay. तो ये सारे हैं satisfaction with life scale. This is my first construct और विद दिस स्टेटमेंट्स. और जो कि मेजर किस पे हो रही है आपकी? ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल पे मेजर हो रही है. सो दिस इज योर फर्स्ट. सेकेंड इज योर फैमिली सपोर्ट. फैमिली सपोर्ट की खुद से अपनी स्टेटमेंट्स हैं. इसको ना प्लीज बी विद मी ऑल द टाइम. इट्स अ लिटिल टेक्निकल. द थिंग्स दैट we are doing today is a little technical, so be with me all the time, right? So this is another construct of your, that is called as the family support. थर्ड है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट. दिस इज योर ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट. ओके. तो दीज आर द स्टेटमेंट्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट, राइट? तो हमने इसके बाद there is another construct, and that is called as affective commitment. अफेक्टिव कमिटमेंट की भी कुछ स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है? मैं ये भी लिख लेती हूँ, लास्ट रह गई है ये. लेट्स से दीज आर द स्टेटमेंट्स नाउ. ठीक है. अब इसको ध्यान से देखना कि दीज आर द कंस्ट्रक्ट एंड दीज आर द स्टेटमेंट्स. इसको देखते हैं अच्छे से, इसको समझने की कोशिश करो. दिस इज माय फर्स्ट कंस्ट्रक्ट विद देयर स्टेटमेंट्स. दिस इज माय सेकंड कंस्ट्रक्ट विद इट्स स्टेटमेंट. थर्ड कंस्ट्रक्ट विद इट्स स्टेटमेंट. और इसको जो कंस्ट्रक्ट है, जो ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट, ये अपने आप में इसको आप नहीं प्रूव कर सकते हो. ये किस तरह से आप इसको what you try to find out with the help of the statements. ये इसकी स्टेटमेंट्स है. फैमिली सपोर्ट की ये स्टेटमेंट्स हैं जो कि इसको जस्टिफाई करेंगे. ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट की ये स्टेटमेंट्स है. अफेक्टिव कमिटमेंट की ये स्टेटमेंट्स है, राइट? तो हमने यहाँ क्या प्रूफ करना है? लास्ट स्टेप होता है रिग्रेशन. दैट इज अ सेम रिग्रेशन नॉर्मल. तो यहाँ पर हमारे पास ये चारों हैं आपके पास कंस्ट्रक्ट्स. What are the four constructs? Satisfaction with life scale, family satisfaction, perceived organizational support, and affective commitment. क्या ये सारी की सारी statements, ये सारे के सारे construct, will that leads to affective commitment or not? This is SEM. This is a regression, right? Before regression, we have to do the CFA, that is a confirmatory factor analysis. What is confirmatory factor analysis? कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस में हम ये करते हैं कि ये जो हमारी हैं ये स्टेटमेंट्स, मैं आपको एक और दिखाती हूँ डायग्राम, एक मिनट. लाइक दिस. सबसे पहले हम क्या करते हैं? इस तरह से कंफर्म करते हैं. ये डायग्राम सबको नजर आ रहा है? यस, आर यू एबल टू सी दिस डायग्राम?
Can you see this diagram, all of you? Yes, yes, yes. Okay, तो let me increase the font size. ओके, तो हमने क्या करना होता है? सबसे फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले हमने क्या किया? ईएफए रन किया, ठीक है। हमारे पास क्या कुछ है? हमारे पास ये 4 स्केल्स हैं, 4 कंस्ट्रक्ट हैं जिसकी ये स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। अब हमने ये उसके उसके बाद हमने क्या किया? ये फैक्टर्स को ईएफए, सबसे पहले हमने ईएफए लगाया इसमें, एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस। उसमें हमने क्या देखा? ये जो सारी स्टेटमेंट्स है ये फिट हो पा रही है इसमें या नहीं हो पा रही, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज, नेक्स्ट स्टेप हम जो करेंगे वो है सीएफए। तो सीएफए में हम इस तरह से रन करेंगे पहले मॉडल को। ये जितने भी हमारे कंस्ट्रक्ट है, हम सारे के सारे, चाहे वो डिपेंडेंट वेरिएबल है चाहे वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसके अंदर अगर आप ये देखो टेबल, ये वाली फिगर देखो, तो इसमें ये क्या कर रहा है? ये वाले जो फैक्टर्स हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और अफेक्टिव कमिटमेंट क्या आपका? डिपेंडेंट वेरिएबल। आपका ये जो चारों के चारों हैं, सेटिस्फैक्शन विद लाइफ स्किल, फैमिली सेटिस्फैक्शन, परसीव ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट, ये सब क्या है? आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, अगर पर्सन की सेटिस्फैक्शन है लाइफ स्किल, पर्सनल सेटिस्फैक्शन है, फैमिली सेटिस्फैक्शन है, परसीव्ड ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट है, तो इट लीड्स टू अफेक्टिव कमिटमेंट। तो ये क्या है आपका? ये आपका है डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये आपके हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। सो उससे पहले ये है रिग्रेशन, ये लास्ट स्टेप है, दिस इज कॉल्ड एज सेम, राइट, स्ट्रक्चरल इक्वेशनल मॉडलिंग। तो ये लास्ट स्टेप है। उससे पहले हमें क्या करना है? कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस। कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस में सबसे पहले हम ये मॉडल बनाएंगे इसका। दिस इज द मॉडल दैट वी विल मेक फॉर आवर स्टेटमेंट्स, जिसके अंदर ये जो आप ओवल शेप जो आप देख रहे हो, है ना, ये हमारे कंस्ट्रक्ट है। कंस्ट्रक्ट का मतलब सेटिस्फैक्शन विद लाइफ स्केल। This is another construct, that is family support, organizational support, and this is affective commitment. तो हम सबसे पहले क्या करते हैं सीएफए में? What is the things that we do in when we go for confirmatory factor analysis? तो हम इसको ये ओवल शेप में, ये कंस्ट्रक्ट ऐसे आते हैं, फिर इसके यहाँ स्टेटमेंट्स हैं, ये जो अभी मैंने सारी लिखी है ना, ये क्या लिखा है? सेटिस्फैक्शन विद लाइफ स्किल, ये ओवल शेप में बना दिया इसको। और ये जो स्टेटमेंट्स हैं, ये सब कहाँ लिखी है मैंने? ये इसके अंदर फिट हो गई हैं, ये IV1, IV2, IV3, IV4, IV। इसके साथ हमने एरर टर्म लगा दिया। एरर टर्म का मतलब है कि लेट्स से IV1, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये इसको जो अपना वेरिएबल है, कंस्ट्रक्ट है, इसको कितना एक्सप्लेन कर पा रही है? जितना एक्सप्लेन कर पा रही है, ठीक है। उसके बाद जो नहीं एक्सप्लेन कर रही वो एरर टर्म, ठीक है। तो ये सारा का सारा इसी तरह से आपने सबकी जितने भी इसके ये सारे कंस्ट्रक्ट हैं, ये उनकी स्टेटमेंट्स हैं और ये उनकी एरर टर्म है। प्लीज ये ध्यान रखें कि जो आपको एरोज लगाने हैं वो इसी तरह से लगाने हैं, है ना। दिस इज अ रेक्टेंगल एंड दिस इज अ सर्कल एंड दिस इज ओवल शेप। यहां तक सबको समझ में आ रही है ये चीजें? मैम वन क्वेश्चन। हाँ जी। मैम ये एरर टर्म में क्या लिखा है, ये क्लियर नहीं हो पा रहा। E1, E2, E3, ये अपने आप से आ जाता है जब आप इसको करते हो ना, तो ये अपने आप से नेम दे देता है ऐसे कोई भी। क्योंकि अगर आप सेम सेम नेम दोगे तो प्रॉब्लम आ जाती है, बट इसमें अपने आप से ये नेम ले लेता है। और मैं आज आपको ना एक तरीका बताऊंगी जिसमें बहुत इजी हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मॉडल हाथ से ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है सीएफए में। आपका अगर ईएफए अच्छे से रन करता है ना, तो सीएफए विद द प्लगइन्स 1 मिनट में बन जाएगा ये डायग्राम, राइट। अब आपको विजिबल है ज्यादा? यस ये मैम। E1, E2, E3 है ना। वन क्वेश्चन, व्हाई डू वी डू दिस मैम? किस काम से, व्हाई डू वी डू दिस? सीएफए हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ये देख रहे हो आप, इस पे लिखा हुआ ये 0.86, 0.91 पॉइंट में, इसका फॉन्ट साइज और बढ़ा देते हैं 1 मिनट। हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो फैक्टर है और कंस्ट्रक्ट है उसकी जो सारी स्टेटमेंट्स हैं, एक बार हम, इट इज अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ ईएफए। ईएफए कम स्ट्रॉन्ग है, सीएफए इज मच स्ट्रॉन्गर देन ईएफए। हम इसमें ये कोशिश कर रहे हैं। आर यू देयर? या वेरी मच देयर मैम, आई कैन हियर यू। या ओके, तो ये जो आपको बता रहा है, ये कोरिलेशन बता रहा है बिटवीन द दिस कंस्ट्रक्ट एंड इट्स स्टेटमेंट।
this Yes. 0.86, this is a correlation. And Okay. ये 0.73 जो बता रहा है, ये बता रहा है how much is explained, this is r squared. 0.86 is what? This is this is the standardized weight, and this is the square of this. 0.73 is the square of 0.86. ये क्या बता रहा है? ये correlation बता रहा है between the construct and its statement. And ये क्या बता रहा है? 0.73, it is telling how much this statement is able to explain this construct. तो बाकी जितना इसने explain कर दिया उसके बाद that is the error term. So this is what it is signifying. So we are trying to see how much each statement is impacting the factor or the construct. ये construct है, इसमें आप ये भी लिख सकते हो जैसे family support है ये, और ये उसकी statements हैं, ठीक है? तो ये error term है, जितना explain नहीं हो पाया इस statement से वो error term में चला जाता है. तो this is what you are going to check with the help of the this CFA. तो ये हर का आपने निकालना है. This is what you are trying to find out for each of the construct. हर construct का आपने निकालना है इसमें, ठीक है? और ये भी ध्यान में. Ma'am, one question. It is same as like ANOVA, because in ANOVA we find that there is an interrelationship between the variables. No. ANOVA is a different thing. वो फर्क है. That is a very small thing. आप देखो ना, ये तो बहुत लार्ज स्केल पे चला गया. आप ये देखो हर स्टेटमेंट का कर रहे हो. अनोवा के अंदर तो बहुत छोटा था वो. दैट इज अ वेरी स्मॉल थिंग. मतलब उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने क्या एक कैटेगोरिकल वेरिएबल था जो कि नॉमिनल और ऑर्डिनल था, और दूसरा वेरिएबल आपका इंटरवल और रेशियो स्केल था. यही था ना? और आपने Yes, उसमें सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट निकाला. वो बहुत छोटा पार्ट था वो. तो ये तो आप नॉमिनल और ऑर्डिनल, ये ऑर्डिनल वेरिएबल्स, ये स्टेटमेंट सारी ऑर्डिनल स्केल पे हैं ये सारी. स्ट्रांगली एग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, ये मैंने अभी बताया ना. ये तो बिल्कुल ही फर्क है बेटा, ये तो बिल्कुल डिफरेंट है. यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस आप पूछ रहे हो ये 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल पे हैं. लाइक इसमें मैंने आपको बताया था ना, 1 का है जैसे स्ट्रांगली डिसएग्री, ये इसके ऊपर है. ये तो बहुत आगे हाई वर्जन है उसका. वो तो कुछ भी नहीं है उसके इसके आगे. मतलब रिलेशनशिप तो अनोवा तो बहुत, जैसे इंटर रिलेशनशिप तो बता रहा था ना वो, लेकिन एट अ स्मॉल स्केल ना. हाँ तो ये तो बहुत बड़ा है ना बेटा. ये तो आप ये देखो ना, स्ट्रांगली डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, स्ट्रांगली एग्री, ये सारा उस तरह से है. ये 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल पे, ये सारा का सारा ऑर्डिनल स्केल पे आप इसको वो करने की कोशिश कर रहे हो. आप ये रिलेशनशिप कर रहे हो टेस्ट. मैंने अभी आपको दिखाया ना, ये रिलेशनशिप टेस्ट कर रहे हो. लास्ट इसका जो होता है वो दैट इज कॉल्ड एज अ सेम, दैट इज अ रिग्रेशन. इट्स अ रिग्रेशन, यस. मतलब ये रिग्रेशन का फर्स्ट स्टेप है CFA. Okay. उसके बाद आप रिग्रेशन लगाते हो. तो आर यू गेटिंग मी एट दिस? Yes, ma'am. ये Yes, ma'am. रिग्रेशन है बेसिकली. दिस इज बेसिकली रिग्रेशन. ये रिग्रेशन CFA ये तब लगा पाओगे आप, ये जो रिग्रेशन और सेम तब लगा पाओगे जब आपको ये पता होगा कि आपके जो ये वेरिएबल्स हैं और कंस्ट्रक्ट्स हैं, उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो इनको प्रॉपरली अटैच हो पा रही हैं. कि इसमें से आपको कोई डिलीट भी तो करनी पड़ सकती है ना, कि जो इसके ऊपर लोड नहीं हो पा रही प्रॉपर. तो इस पे लोड होनी चाहिए हर स्टेटमेंट, है ना? तो ही आप इसको लिख सकते हो इसमें. सो दिस इज व्हाट इज CFA. और CFA में आपको क्या करना होता है? CFA में आपको जितने भी कंस्ट्रक्ट्स हैं, जैसे मेरे यहाँ पर 4 कंस्ट्रक्ट्स लिए मैंने अभी. मैंने लिए सबसे पहले सेटिस्फेक्शन विद लाइफ स्केल, फैमिली सपोर्ट, है ना, ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट और अफेक्टिव कमिटमेंट, 4 लिए. और डायग्राम क्या है मेरा, मतलब मुझे प्रूफ क्या करना है? दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू प्रूव द रिलेशनशिप इन द एंड. ये मेरा एंड रिजल्ट है, राइट? उससे पहले मुझे क्या करना है? मुझे ये देखना है ये सारी स्टेटमेंट्स अपने अपने कंस्ट्रक्ट पे लोड हो पा रही हैं कि नहीं. तो इसको इसी तरह से सीरियल में बना लेना आपने. सो लेट्स स्टार्ट विद द CFA. हाउ डू वी गो फॉर इट? हाँ जी, हाँ जी. मैम, लिकर्ट स्केल को हम लोग किसी भी फील्ड में यूज कर सकते हैं, मैनेजमेंट हाँ, में, फाइनेंस में, HR में. हाँ बिल्कुल 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 कर. ये HR का, ये फाइनेंस में भी हो सकता है. अगर आप प्राइमरी डेटा क्वेश्चंस पूछ रहे हो तो उसमें भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो. प्राइमरी डेटा जब हम लोग क्वेश्चन करवाते हैं तो उसमें 5 पॉइंट स्केल ही रहता है हमेशा. बिल्कुल बेटा, बिल्कुल. यू कैन ऑलवेज टेक दैट, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें. Okay, so ANOVA is better or Likert scale? This one is better. बेटा दे आर 2 डिफरेंट थिंग्स. वही मैंने अभी आपको बताया, इसका और उसका तो कोई मैच ही नहीं है. देयर इज नो कंपैरिजन टू दैट.
जहां अनोवा लगेगा वहां पर अनोवा लगेगा। ये तो बिल्कुल ही फर्क एग्जाम्पल है, आपको शायद समझ ही नहीं आ पा रहा है अभी। लुक, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ, आप ये डायग्राम देखिए। ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, हम ये प्रूव करने वाले हैं। तो ये डायग्राम और अनोवा कहाँ फिट इन हो रहा है? Yes, ma'am. That I can ये understand. This is complicated than ANOVA. हाँ, अनोवा तो इसके आगे कुछ भी नहीं है बेटा, ये तो बिल्कुल ही फर्क टूल है। दिस इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। ये रिग्रेशन प्रूव कर रहे हो यहाँ पर आप। वहां पर आप करते थे देर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द एजुकेशन, देर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द एजुकेशन एंड मंथली सैलरी। और यहाँ पे क्या प्रूव कर रहे हो आप? ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनका डिपेंडेंट वेरिएबल्स पे क्या इम्पैक्ट है, यहाँ पे ये प्रूव कर रहे हो आप। The impact of independent variables on the dependent variables, how much they are able to explain this. So this is what is a SEM. सेम से फर्स्ट स्टेप होता है, सेम का मतलब होता है स्ट्रक्चरल इक्वेशनल मॉडलिंग। सीएफए का मतलब होता है कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस। तो सेम जब आप लगाते हो, जब आप सेम लगाते हो, उससे फर्स्ट स्टेप क्या होता है आपका? कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस। वो आपका स्टेप है जो लगेगा इससे पहले। आर यू गेटिंग इट? कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स। उसके अंदर हम क्या प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं? वी आर ट्राइंग टू प्रूव कि जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं, जैसे ये कंस्ट्रक्ट है फैमिली सेटिस्फेक्शन, उसकी ये स्टेटमेंट्स रिप्रेजेंट करी हमने रेक्टेंगल में। और ये एरर टर्म, एरर टर्म का मतलब होता है ये जितना एक्सप्लेन कर पाया तो ठीक है इसको, कंस्ट्रक्ट को, बाकी एरर टर्म, द रेस्ट विल गो इनटू द एरर टर्म। सो ये आप हर हर कंस्ट्रक्ट का हर स्टेटमेंट के साथ यू आर ट्राइंग टू सी कि क्या रिलेशनशिप है, क्या वो उसको प्रूव कर पा रहा है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू टेल इनटू द सीएफए। सीएफए इज अ कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस। आप कंफर्म कर रहे हो कि जो भी फैक्टर्स आपके हैं उनकी स्टेटमेंट्स आपके ऊपर लोड हो रही हैं। जब अगर ये लोड होंगी तभी आप नेक्स्ट स्टेप कर सकते हो, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ सेम। व्हाट इज अ सेम? स्ट्रक्चरल इक्वेशनल मॉडलिंग। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है ये रिग्रेशन। दिस इज द नेक्स्ट स्टेप। पहले क्या करते हो आप? सीएफए रन करते हो इसमें। सीएफए आप रन करते हो। CFA is your confirmatory factor analysis. This is first you do, where you try to see all the statements, all the constructs are sorry, all the statements are able to explain their constructs. ये प्रूव करते हो सबसे फर्स्ट थिंग सीएफए में, राइट? तो उसको किस तरह से डायग्राम में ले लेते हो? एक लाइन में ले लेते हो डायग्राम। कैसा डायग्राम बनता है फिर आपका? जब आप इसको प्रैक्टिस करते हो ऐसा डायग्राम बन जाता है। चारों को आप इसमें देखो, आपने जो आपका इफेक्टिव कमिटमेंट है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसको भी अभी आपने ऐसे लेना है। तो इस तरह से आपका ये मॉडल तैयार होगा। जब आप प्रूफ करोगे तो इस तरह से प्रूफ करोगे आप। ये 3 वाला है, ये 4 वाला है। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू प्रूव दिस। मैंने सबसे पहले क्या किया? आई रन द ईएफए। जो मैंने कल ईएफए रन किया था, तो मैंने वही सारी कमांड्स ईएफए की रन करी है ना, वो आपको सभी को पता है। तो उसके बाद जो आउटपुट आया वो ये आया। तो मैं किस में इंटरेस्टेड हूँ? ये रोटेटेड कंपोनेंट मैट्रिक्स, ये है जो मेरी रोटेटेड कंपोनेंट मैट्रिक्स है, इसके थ्रू, है ना। तो इसके थ्रू हम एमओस के ऊपर अपना ये बनाएंगे। उससे पहले यू शुड नो व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज गास्किन प्लगइन्स। ये एक टर्म है, इसको लिख लो। गास्किन, GASKIN स्पेस PLUGINS। ये यहां से एंटर मारो इसे, गास्किन प्लगइन्स। तो ये फर्स्ट जो लिंक आएगा उस पर क्लिक करना है हमने। ये खुल रहा है। ओके, दिस इज द वेबसाइट। दिस इज द वेबसाइट। यहाँ पर आप देख रहे हो प्लगइन्स एंड एस्टिमेट्स, है ना। ये प्लगइन्स एंड एस्टिमेट्स है। इसके ऊपर क्लिक करोगे अगर आप, तो ये आपको ले जाएगा सारे प्लगइन्स पे। जो भी आपका वर्जन है मॉस का, मेरा जैसे 28 है क्योंकि मैंने यहीं से उतारा है, तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया।
यहाँ पर मुझे प्लगइन चाहिए, है ना? जो भी आपको प्लगइन चाहिए, मुझे कौन सा चाहिए था, पैटर्न मैट्रिक्स बिल्डर, ये वाला प्लगइन चाहिए था। तो मैं इसके ऊपर अगर क्लिक करती हूँ, है ना, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। इसको डाउनलोड करना है। ओके, तो यहाँ पर मैंने किस पे क्लिक किया, ये देखो, ये टूल होता है, दिस इज कॉल्ड एज कैलकुलेट एस्टिमेट्स। ये कैलकुलेट एस्टिमेट किया, तो उसने ये सारी वैल्यूज इसके ऊपर दे दी। आपको दिखाई नहीं दे रही होगी, एक मिनट मैं देखती हूँ अगर इसको बड़ा कर पाई मैं। हाँ, हो पा रहा है ना ये बड़ा? ये मॉडल आया मेरा। ठीक है, मैंने इस पे, यहाँ पर एक ऑप्शन है कैलकुलेट एस्टिमेट, राइट? तो उसने इसको रन किया और ये सारी वैल्यूज इसकी निकाल दी। तो मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, स्टैंडर्डाइज्ड एस्टिमेट्स। यहाँ पे मैंने किस पे क्लिक किया, स्टैंडर्डाइज्ड और अनस्टैंडर्डाइज्ड दिखा रहा है यहाँ पर। तो मुझे क्या लेना है, स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज कब यूज करते हैं? स्टैंडर्डाइज हम तब यूज करते हैं कि जब हो सकता है कि डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स यूज हुए हों। जैसे लेट्स से ये करेंसी लिया आपने, ये डॉलर्स करेंसी लिया, ये रुपीज लिया, ये हाइट लिया, ये वेट लिया। तो जब आप डिफरेंट
मेजरमेंट टूल्स को यूज करते हैं जब आपका होता है, तब आप स्टैंडर्डाइज्ड एस्टिमेट, मतलब हम नॉर्मली स्टैंडर्डाइज्ड एस्टिमेट को ही फॉलो करते हैं। ये आपको दिख रहे हैं बॉक्स जहाँ पे लिखा हुआ अनस्टैंडर्डाइज और स्टैंडर्डाइज एस्टिमेट, ये दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा शायद, है ना? यस मैम, दिखाई दे रहा है। अच्छा ठीक है, दैट्स वेरी गुड। तो फिर आपने देखो, अब यहाँ पर आपने व्हाट इज द नेक्स्ट नेक्स्ट टास्क, ये हमारे एक्स वाई जेड और ये वेरिएबल्स हैं, हमारे कंस्ट्रक्ट्स हैं, ये इनकी सारी स्टेटमेंट्स हैं। ये कोरिलेशन की वैल्यूज है, ये 0.88, 0.90, 0.87, ये देख रहे हो आप, दे आर हैविंग अ गुड कोरिलेशन। और कितना परसेंट एक्सप्लेन कर पा रही है फर्स्ट स्टेटमेंट? 0.73, 0.83, 0.73, ये देख रहे हो आप वैल्यूज। तो दिस इज व्हाट दिस डायग्राम इज शोइंग। इज दिस क्लियर टिल हियर? तो यहाँ पे ये जो सारी वैल्यूज मुझे दिखाई दे रही है, ये ठीक दिखाई दे रही है ना? तो ये वैल्यूज 50% से ज्यादा होनी चाहिए, 5.52, 0.52, 0.70, 0.50। तो ये ठीक है, ये सारी, ये दे आर एबल टू एक्सप्लेन प्रॉपरली टू माई कंस्ट्रक्ट्स, ये जो भी स्टेटमेंट्स है। अच्छा, अब इसमें आपको क्या करना होता है, अब आपको ना इसमें मॉडल फिट देखना होता है कि ये जो आपने कैलकुलेशंस करी हैं, कि सीएफए जो हमने रन किया है, वो सीएफए हमारा परफेक्टली चला कि नहीं चला।
हाँ, व्यू टेक्स्ट, राइट। तो अब आपने नेक्स्ट बटन कौन सा दबाना है, व्यू टेक्स्ट, ये वाला बटन दबाना है हमने। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके रिजल्ट्स आ जाएंगे, रिजल्ट की विंडो। तो ये हमारा रिजल्ट की विंडो है इसकी। तो सबसे पहले हमने इसमें क्या करना है, नोट फॉर मॉडल, नोट्स फॉर मॉडल, ये हमने देखना है इसमें। हमने इसमें देखना क्या है, काई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से 176 आ रही है और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ रहा है 1.29, और प्रोबेबिलिटी वैल्यू कितनी आ रही है, लेस देन 0.05। तो इट मींस आवर मॉडल इज फिटिंग गुड। पर आपको क्या करना है, आपको इस तरह से यहाँ पर लिखना है, CMN काई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई थी 176.74, डीएफ की डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कितनी आई ये, फिर इन दोनों को अगर डिवाइड कर दोगे तो सीमेन बाय डीएफ की वैल्यू कितनी आ रही है 1.370। ये सबको समझ आ रहा है? मैम हाँ जी, मैम वन क्वेश्चन, हाँ मैम मेरा जी, हाँ जी। मैम इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ था, ये वैल्यूज कहाँ से ली हैं आपने, ये मेजर एस्टिमेट ये थ्रेशोल्ड? ये आपने यहाँ पर ना व्यू टेक्स्ट करके है इधर एक, जैसे एनालिसिस प्रॉपर्टी है उसके बाद एक व्यू टेक्स्ट है, उसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे ना तो ये विंडो खुलेगी, ये इसके रिजल्ट्स हैं। दिस इज द विंडो दैट इज गोइंग टू बी ओपन। और इस विंडो के बेसिस पे आपने वो टेबल बनाना है, ये वाला जो टेबल हमारा बना हुआ है ना, ये टेबल जो बना हुआ है ये उस विंडो के बेसिस पे बनाना है। सीमिन की वैल्यू है, ये काई स्क्वायर की वैल्यू है। तो ये आप देख सकते हो इधर से, दिस इज द वैल्यू ऑफ द काई स्क्वायर 176.714, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 129। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, ऐसे ही लिखना है आपको। जब आप अपना रिजल्ट शो करोगे पेपर में तो आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, है ना। और मैम ये मैन्युअली करना पड़ेगा ना, नहीं ये नहीं, टेबल? हाँ ये टेबल तो मैनुअली बनेगा, यस। ये ना एक्चुअली एक और प्लगइन होता है, इसमें मेरा नहीं चल पाया, शायद मास्टर प्लगइन होता है, वो पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही थी, इसमें प्लगइन नहीं आ पाया वो। अगर वो आप प्लगइन करोगे ना तो उस प्लगइन पे अगर क्लिक करोगे ना तो ये आपको स्ट्रेट अवे ये टेबल अपने आप निकाल के दे देगा, आपको खुद भी नहीं करने की जरूरत है। ये प्लगइन के थ्रू होता है, मास्टर वैलिडिटी प्लगइन होता है।